Assalamu alaikum. But in this video lecture, I will deliver another chapter of your ANT series of lectures, that is auditory rehabilitation. छोटा सा चैप्टर है और बड़ा आसान सा है, ठीक है. इसको जल्दी कंप्लीट करते हैं, ठीक है. Look, बेटा, the rehabilitation of the auditory system can be done by two methods, either by training or by the help of some instruments or devices. Training includes the speech reading. If I am deaf, if I cannot hear, सामने वाला जो बोल रहा है, जो सामने वाले की स्पीच है, उसको रीड करना, उसके लिप्स को रीड करना. इसी तरीके से ऑडिटरी ट्रेनिंग होती है, ठीक है. इट्स ऑलमोस्ट सेम as the speech reading, but the difference is the auditory training is something which is required to understand the speech after the cochlear implant especially, या फिर कोई भी hearing aid लगाने के बाद पेशेंट की लाजमी ऑडिटरी ट्रेनिंग हम करते हैं, ठीक है. ओके, इसके अलावा एक होती है स्पीच कन्वर्सेशन. इसके बारे में बताऊंगा कि ऐसे पेशेंट जिनको अपनी आवाज़ समझ नहीं आती, उनके लिए स्पीच कन्वर्सेशन होती है. तो ये ट्रेनिंग के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, लिप रीडिंग, ऑडिटरी ट्रेनिंग और स्पीच कन्वर्सेशन. और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कुछ हियरिंग एड्स आती हैं, डिफरेंट तरह की कोक्लियर इम्प्लांट लगता है, ठीक है, पूरा कोक्लिया का इम्प्लांट लग जाता है, और बाकी ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट, असिस्टिव डिवाइसेस, ठीक है. तो कुछ कुछ के बारे में पता हो तो इनफ है. सबसे पहले लिप रीडिंग. बेटा, लिप रीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्पीच बाय ऑब्जर्विंग द लिप्स मूवमेंट, the facial expression and the gesture. Obviously, with the help of your ears, you cannot hear if you have deafness. So, अब सामने वाले इंडिविजुअल के लिप्स को रीड करो, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को, गेस्चर को देख के अंदाज़ा लगाते हो कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है. इट इज़ यूजफुल इन पेशेंट, deaf patients, especially with the high frequency sensory neural hearing loss, ठीक है, who have difficulty understanding the speech in the background noise. So I am a patient with the sensory neural hearing loss. I cannot understand the speech, especially the speech when there is loss of background noise. So I take some classes where I am being trained for lip reading. I actually listen to people and especially focus on their lips, that how the way they are using their lips, what are they trying to say. So this is the lip reading. And comes the auditory training and the speech conversation. Let me tell you. Yeah, auditory training, it is required to understand the speech, and this training is done in the patient, especially after the cochlear implant या फिर कोई और हियरिंग एड फिट करने के बाद, ठीक है. जब आप पेशेंट को कोई कॉकलिया का इम्प्लांट लगाते हो या कोई हियरिंग एड लगाते हो, कोई भी हियरिंग एड डिफरेंट तरह की, वो पढ़ेंगे हम आगे, तो उसके बाद पेशेंट की लाजमी आप ऑडिटरी ट्रेनिंग भी करते हो ताकि वो सामने वाले की स्पीच भी समझ सके, ठीक है. और थर्ड थिंग इन द ट्रेनिंग कम्स ए स्पीच कन्वर्सेशन, ठीक है. व्हाट हैपन्स इफ़ द पेशेंट हैज़ सडन और सीवियर हियरिंग इम्पेयरमेंट. तो सडन, अचानक जब सुनने की सलाहियत चली जाती है, तो पेशेंट इवन लूज़ द एबिलिटी टू मॉनिटर हिज ऑन स्पीच. उसको अपनी स्पीच का भी पता नहीं चलता, या तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा होता है और उसको ऐसा लगता है कि मैं तो हल्का बोल रहा हूँ, ठीक है. सो पेशेंट एक्चुअली हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर इवन हिज ऑन स्पीच. सामने वाले की तो नहीं सुन पा रहा, लेकिन अपनी स्पीच को भी मॉनिटर नहीं कर पा रहा. सो ऐसे पेशेंट्स में these patients are actually trained to monitor their own speech by tactile proprioceptive feedback. So अब ये कैसे होता है, we are not actually concerned with it, but this is done by speech conversation. This is what you have to remember, right? Speech conversation does what? Helps the deaf patient to monitor their own speech, है वो खुद क्या बोल रहे हैं, ठीक है. तो इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, सही है, चलें. राइट बेटा, सम इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस में हियरिंग एड्स भी आ जाती हैं. हियरिंग एड्स के अलावा कोक्लिया का इम्प्लांट भी लगा सकते हैं, सही है. अच्छा, इसमें हियरिंग एड्स जो होती हैं, दे आर एक्चुअली द साउंड एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस. दे इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एंड दे मेक द क्वालिटी ऑफ द साउंड बेटर.
इतना बेटर कि जो डीफ इंडिविजुअल है वो भी उसको सुन सकता है। तो सोचें ये कितनी ज़बरदस्त हियरिंग एड्स कोई डिवाइसेस होती होंगी। पहले ज़माने में तो खैर नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आती थी, अब इलेक्ट्रिकल आ गई हैं। डिफरेंट नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आती थी जैसे कि ऑरिकल्स, ट्रम्पेट्स, ठीक है, और इसके अलावा स्पीकिंग ट्यूब्स विच आर नॉट यूजुअली यूज्ड नाउ। Their basic mechanism was to collect the sound waves and deliver it into ear by amplifying the sound, right? But now ये नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नहीं बल्कि डिफरेंट डिवाइसेस अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिकल और डिजिटल हियरिंग एड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकल डिजिटल हियरिंग एड्स आ गई हैं ना, या ये जो डिजिटल इलेक्ट्रिकल हियरिंग एड्स आ गई हैं बेटा, इनका भी मैकेनिज़्म सेम ही है जैसे नॉन इलेक्ट्रिकल का था, यानी कि साउंड वेव्स को कलेक्ट करना, उसको एम्पलीफाई करना और इनर ईयर की तरफ भेज देना, सिंपल, सही है। और ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं बेटा, इनके 3 कंपोनेंट होते हैं। चाहे कोई भी डिवाइस हो, हम आगे डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स आपके इन डिवाइसेस के। तो 3 एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। एक इनके पास होती है माइक्रोफोन, ठीक है, एक होता है एम्पलीफायर और एक होता है रिसीवर और स्पीकर, सिंपल। जो माइक्रोफोन होता है वो क्या करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। एम्पलीफायर क्या करता है, साउंड वेव्स को एम्पलीफाई कर देता है, सिंपल, क्वालिटी को बेहतर बना देता है। रिसीवर और स्पीकर क्या करता है, उस एम्पलीफाइड साउंड को आगे भेज देता है इनर ईयर की तरफ, ईजी, ठीक है। अब डिफरेंट तरह की हम ज़रा ये इलेक्ट्रिकल हियरिंग एड्स देख लेते हैं। एक होती हैं एयर कंडक्शन हियरिंग एड्स, एक होती हैं बोन कंडक्शन हियरिंग एड्स। मैंने क्या कहा बेटा, जो हियरिंग एड्स होती हैं पहले ज़माने में नॉन इलेक्ट्रिकल आती थी, ऑरिकल्स वगैरह, ट्रम्पेट्स वगैरह। अब तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आ गई हैं, मैकेनिज़्म सेम है, साउंड वेव को कंडक्ट करना, उसको एम्पलीफाई करना और आगे भेज देना इनर ईयर में, यही सिंपल चीज़ है। इलेक्ट्रिकल के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक जो माइक्रोफोन होता है वो कलेक्ट करता है साउंड को, एम्पलीफायर साउंड को एम्पलीफाई करता है और रिसीवर आगे भेज देता है, ठीक है, या फिर स्पीकर। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की अगर बात करें तो 2 तरह की हैं। एक होती हैं आपकी एयर कंडक्शन हियरिंग एड्स होती हैं और एक होती हैं बोन कंडक्शन हियरिंग एड्स। एयर कंडक्शन हियरिंग एड्स भी जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं। हालांकि एयर कंडक्शन हियरिंग एड्स आर मोस्ट कॉमन, या एंड इसमें हम क्या करें, दोनों में फ़र्क ये है एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन हियरिंग एड्स में। इफ लेट्स सपोज दिस इज़ द पिन्ना, दिस इज़ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। जो एयर कंडक्शन हियरिंग एड्स होती है ना, वो आपके इस नॉर्मल रूट को इस्तेमाल करती हैं, यानी कि हम यहाँ पे लेट्स सपोज ये डिवाइस लगाते हैं एयर कंडक्शन, तो उसका कनेक्शन इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के थ्रू, फिर मिडिल ईयर के थ्रू, फिर इनर ईयर की तरफ होता है। बोन कंडक्शन हियरिंग एड्स वो होती हैं जिसमें ये रूट इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप बोन कंडक्शन हियरिंग एड को पीछे मेस्टॉइड पे लगाते हो, फिर वो बोन के थ्रू वो इनर ईयर तक पहुंचती है, इनर ईयर तक वो साउंड लेके जाती है डिवाइस, बोन कंडक्शन हियरिंग एड जो होती है ना। ये जो हमने डिवाइस लगाई है ना ये बेटा ऑरिकल के ऊपर, और इसका एक कनेक्शन अंदर दे दिया है आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पे, ये एयर कंडक्शन हियरिंग एड है। और ये आपके नॉर्मल जो एयरवे, जो कान का रूट होता है, उसी को यूज़ कर रही है। जो बोन कंडक्शन हियरिंग एड्स होती हैं वो कान के पीछे लगाते हैं और वो बोन के थ्रू ले जाती हैं बेटा साउंड को आपके इनर ईयर तक, ठीक है। मोस्ट कॉमन कौन सी है, दिस वन, द एयर कंडक्शन हियरिंग एड्स, एंड द साउंड इज़ डिलीवर्ड बाय यूजिंग द नॉर्मल मिडिल ईयर कंडक्टिव अपैरेटस। देखो यही रूट एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, फिर मिडिल ईयर आएगा, फिर इनर ईयर आ जाएगा। तो एयर कंडक्शन हियरिंग एड्स में हम नॉर्मल रूट यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये जो एयर कंडक्शन हियरिंग एड्स हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ज़्यादा तफसील नहीं करेंगे लेकिन कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि एक होती है बॉडी वॉर्न टाइप। बॉडी वॉर्न टाइप में क्या होता है, जो बॉडी वॉर्न टाइप एयर कंडक्शन हियरिंग एड होती है उसके जो मेन पार्ट्स होते हैं ना, जैसे माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और पावर सप्लाई, ये आपके जेब में होता है, पॉकेट के अंदर। और जो रिसीवर होता है उसको ईयर कैनाल में फिट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। फ़र्ज़ करें दिस इज़ द नाइस लुकिंग या ईयर फेस with 2 eyes, a nose and a lips. There comes your ear, right? There comes your ear, and yeah, here comes this, here comes this, here comes your, yeah,
ब्यूटीफुल पॉकेट। ठीक है, तो जो आपके मेन पार्ट्स हैं ना हियरिंग एड के, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और जो पावर सप्लाई, वो एक डिवाइस में होते हैं, वो आपके पॉकेट के अंदर पड़े हुए होते हैं। सही है। और जो रिसीवर होता है ना वो कान के अंदर होता है। सही है। और ये दोनों कैसे कनेक्टेड होते हैं, जैसे हैंड फ्री की आपके तार नहीं होती बिल्कुल इसके जैसे, तो दे आर कनेक्टेड थ्रू द एक्सटर्नल कॉर्ड। ये एक्सटर्नल कॉर्ड है, ये जहाँ भी जाहिर सी बात है डिवाइस लगी हुई होगी तो वो एक्सटर्नल कॉर्ड के थ्रू ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल कॉर्ड है जो कि कनेक्ट कर रही है। ये आपका रिसीवर है। बाकी इसके अंदर मेन पार्ट्स हैं, मेन पार्ट जैसे कि माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और पावर सप्लाई पॉकेट में है। रिसीवर जो है ईयर कैनाल के अंदर है और एक्सटर्नल कॉर्ड इनको कनेक्ट कर रही है। ठीक है, ये एयर कंडक्शन हियरिंग एड हो गई क्योंकि ये एयर कंडक्शन रूट को फॉलो कर रही है। अब ये पिन्ना के थ्रू अंदर जाएगा, इसके थ्रू जो साउंड वेव्स हैं बेटा वो फिर वहाँ से मिडल ईयर से इनर ईयर। ठीक है बेटा, एक ये टाइप हो गई ईयर कंडक्शन की। दूसरी होती है बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड द ईयर टाइप। बिहाइंड द ईयर टाइप ऐसी टाइप होती है जिसमें हियरिंग एड को हम कान के पीछे फिट करते हैं एंड द साउंड इज डिलीवर्ड थ्रू द ट्यूब विच इज़ कनेक्टेड टू द ईयर मोल्ड एंड प्लेस्ड इन द ऑडिटरी कैनाल। को जिस तरीके से कि अगर आपकी ये बेटा ये पिन्ना है, सही है, और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, तो जो बिहाइंड द ईयर डिवाइस होती है ना, बिहाइंड द ईयर एयर कंडक्शन हियरिंग एड होती है, उसमें कुछ इस तरीके से होता है। ये जो मेन हियरिंग एड होती है उसको हम यूँ कान के पीछे अटैच करते हैं ऐसे, या पिन्ना के ऊपर या उसके पीछे, और जो साउंड होता है इट इज़ डिलीवर्ड थ्रू द ट्यूब। ये ट्यूब है एक, जिसका इस ट्यूब का एक सिरा जो है वो कनेक्टेड है आपके इसके साथ क्या कहते हैं, ये जो ईयर मोल्ड है डिवाइस का, और एक हिस्सा कनेक्टेड है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के साथ, जहाँ से मिडल ईयर से फिर इनर ईयर। तो ये जो है साउंड को कलेक्ट करता है, एम्पलीफाई करता है और फिर इस ट्यूब के थ्रू अंदर मिडल ईयर और फिर इनर ईयर में जाता है। इसकी पिक्चर भी बुक से दिखा देता हूँ जल्दी से। चलिए ये देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए ये जो है ना कान के पीछे हमने ईयर मोल्ड लगा दिया और यहाँ से एक ट्यूब आ रही है, ट्यूब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर जा रही है जो कि साउंड वेव्स को लेके जाएगी और फिर मिडल ईयर से फिर अंदर इनर ईयर में जाएगी। ठीक है, तो ये है बिहाइंड द ईयर टाइप। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द एयर कंडक्शन हियरिंग एड्स। दूसरी भी टाइप्स हैं एयर कंडक्शन हियरिंग एड्स की, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। दूसरी टाइप्स जैसे कि या स्पेक्टेकल टाइप है एक, इन द ईयर टाइप, इन द कैनाल टाइप, कम्प्लीटली इन द कैनाल टाइप। स्पेक्टेकल टाइप जिसमें हियरिंग एड जो है आपके स्पेक्टेकल्स पे लगती है। इनको ज़्यादा तफसील में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे दो टाइप्स आती हैं। गुड। स्पेक्टेकल टाइप, द हियरिंग एड यूनिट इज़ प्रेजेंट इन द स्पेक्टेकल्स, आपके चश्मों में, स्पेक्टेकल्स में, ठीक है, ग्लासेस में। इन द ईयर टाइप द हियरिंग एड इज़ प्रेजेंट इन द ईयर मोल्ड, जो ईयर में मौजूद होती है। ठीक है, कैनाल टाइप के अंदर जो डिवाइस होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में होती है लेकिन बाहर से विजिबल होती है। कम्प्लीटली इन द कैनाल टाइप के अंदर जो डिवाइस होती है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर ही होती है लेकिन बाहर से विजिबल नहीं होती है। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि डिवाइस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में होती है और विजिबल होती है। इसमें भी डिवाइस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में होती है लेकिन विजिबल नहीं होती। इसके अंदर कान के अंदर डिवाइस फिट करते हैं हम, स्पेक्टेकल टाइप में हम स्पेक्टेकल में फ़िट करते हैं। इससे पहले दो टाइप्स कौन सी थी, एक थी आपकी बिहाइंड द ईयर और एक थी बॉडी वॉर्न टाइप। इससे पहले दो कौन सी थी, एक बिहाइंड ईयर जिसमें हमने जो है कुछ इस तरीके से कान के पीछे ये डिवाइस लगाई थी और एक ट्यूब थी जो कि अंदर जा रही थी, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। और एक थी बॉडी वॉर्न टाइप जिसमें पॉकेट के अंदर हमने डिवाइस फिट की थी और फिर यहाँ से ये जो है क्या कहते हैं इसको, एक्सटर्नल कोड ये कनेक्ट कर रहा था आपके इस डिवाइस के साथ जो कि हम लगाते हैं दरअसल आपके पिन्ना में, और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है जो कि यहाँ से अंदर फिर साउंड वेव्स को लेके जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो बेटा ये है आपकी एयर कंडक्शन हियरिंग एड्स। एयर कंडक्शन हियरिंग एड्स के बाद आती हैं बोन कंडक्शन हियरिंग एड्स, तो उनको ज़रा डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद कॉकलियर इम्प्लांट थोड़ा सा, एंड देन यू आर डन विद दिस चैप्टर। राइट बेटा, बोन कंडक्शन हियरिंग एड्स, इसमें आप एयर कंडक्शन रूट इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, जो पहले यूज़ कर रहे थे ना। अगर ये आपका पिन्ना है और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, आगे मिडिल ईयर है, तो ये हम रूट यूज़ नहीं करेंगे, ये एयर कंडक्शन में था। बोन कंडक्शन में ये होता है कि इस पिन्ना को साइड करेंगे, पीछे जो मेस्टॉइड बोन होती है
जो मेस्टॉइड बोन होती है और उस बोन को यूज़ करते हुए हम साउंड जो है आगे हम पहुंचाएंगे आपके इनर ईयर में मौजूद कॉकलिया तक। ठीक है, दिस इज़ द कॉकलिया प्रेजेंट इन द इनर ईयर, राइट, दिस इज़ द कॉकलिया प्रेजेंट इन द इनर ईयर। दिस इज़ द पिन्ना जिसके साथ हमने बोन कंडक्शन के केस में कुछ भी नहीं करना। ठीक है, हम वो एयर कंडक्शन डिवाइसेस में कर रहे थे। और ये रही आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इसके साथ भी हमारा कोई काम नहीं है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ, मिडिल ईयर के साथ हमारा कोई काम नहीं है। ये जो बोन मौजूद है ना आपके पिन्ना के पीछे, मेस्टॉइड बोन, इसको इस्तेमाल करेंगे। दो तरीक़ों से इस बोन को हम इस्तेमाल करेंगे। या तो सिंपली इसके बाहर आप वाइब्रेटर लगा दें। वाइब्रेटर क्या करेगा, साउंड वेव्स को लेगा और इस ये पूरी बोन के थ्रू, देख रहे हैं आप किस तरीके से ये बोन आगे जा रही है, और इस बोन के थ्रू साउंड वेव्स आपके पहुंचा देगा अंदर कोक्लिया तक। ठीक है, और आपको अच्छे से सुनाई देगा। सही है जी। तो एक तो तरीका ये है कि आप बाहर जो है सिंपली यहाँ पे वाइब्रेटर प्लेस कर दें। सही है, एक तो ये तरीका हो गया, सिंपली आप यहाँ पे बाहर वाइब्रेटर प्लेस कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे प्लेस करने के बाद करने के बजाय आप जो है टेम्पोरल बोन के अंदर जो है सर्जिकली वाइब्रेटर को फिट कर दें। ठीक है, तो दोनों जो है बोन कंडक्शन को इस्तेमाल करते हुए इनर ईयर तक आपके साउंड को लेकर आएंगे। ठीक है, सो द साउंड इज़ डिलीवर्ड थ्रू द बोन। ओके, नंबर वन थिंग, बोन वाइब्रेटर होता है दरअसल, जिसको हम मेस्टॉइड बोन पे रखते हैं। ये पहली चीज़ हो गई, मेस्टॉइड बोन पे रख दिया। सही है, एंड द कोक्लिया इज स्टिमुलेटेड बाय द बोन कंडक्शन। सही है, ये पहली चीज़ हमने क्या किया, पहला तरीका बोन कंडक्शन का। ठीक है, पहला तरीका बोन कंडक्शन का, मेस्टॉइड के ऊपर हमने सिंपली ये वाइब्रेटर रख लिया और ये बोन के थ्रू जो है साउंड लेकर आ गया इनर ईयर तक। ख़त्म बात। क्या ज़रूरत पड़ती है एयर कंडक्शन वाला तरीका छोड़ के ये तरीका इस्तेमाल करने की। एयर कंडीशन बोल रहा हूँ, एयर कंडक्शन वाला रूट जो है उसकी कुछ कंट्रा इंडिकेशंस हो सकती हैं, तो फिर हमें ये बोन कंडक्शन वाला रूट इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट को कान से डिस्चार्ज आ रहा है या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की एट्रेशिया है, तो उस केसेस में हम एयर कंडक्शन वाला तो रूट यूज़ नहीं करेंगे ना। फ़र्ज़ करें अगर पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज आ रहा है या फिर ये कैनाल एट्रेशिया है, बिल्कुल सिकुड़ी हुई है, बिल्कुल स्टीनोस्ट है, तो मुमकिन है कि एयर वे जो है आप यूज़ करेंगे, ये वाला एयर पाथवे पॉसिबल ही नहीं। फ़र्ज़ करें अगर यहाँ से डिस्चार्ज आ रहा है तो कैसे आप वो हियरिंग एड जो है वो जो मैंने बताई थी आपको बिहाइंड द ईयर टाइप लेट सपोज यहाँ पे नहीं लगाएंगे ना, अगर यहाँ से डिस्चार्ज आ रहा है या यहाँ पे एट्रेशिया है, तो ये कुछ कंट्रा इंडिकेशन है। अगर कान से डिस्चार्ज आ रहा है या फिर एट्रेशिया है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, तो एयर कंडक्शन टाइप वाली आप हियरिंग एड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप बोन कंडक्शन हियरिंग एड्स को तरजीह देंगे, जिसमें पहली चीज़ आती है ये वाली वैरायटी, जिसमें हम क्या करते हैं, वाइब्रेटर को सिर्फ सीधा ऊपर मेस्टॉइड बोन पे रख देते हैं। या फिर दूसरा तरीका है क्या है, बोन एंकर्ड हियरिंग एड। द वाइब्रेटर इज एक्चुअली इम्प्लांटेड सर्जिकली इनटू द टेम्पोरल बोन एंड द साउंड इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली टू कोक्लिया थ्रू बोन। इसको एक बार रीड करेंगे, क्विकली समझ आ जाएगा। पहली चीज़, साउंड इज डिलीवर्ड थ्रू द बोन वाइब्रेटर प्लेस्ड ऑन द मेस्टॉइड बोन। पहली चीज़ हम ये कर सकते हैं, प्लेस्ड ऑन द मेस्टॉइड बोन एंड द कोक्लिया इज स्टिमुलेटेड बाय द बोन कंडक्शन। सिंपल। क्यों यूज़ करते हैं, when the air conduction hearing aids are contraindicated। why contraindicated? हो सकता है डिस्चार्ज आ रहा हो सकता है यहाँ पे एट्रेशिया हो। दूसरा तरीका, bone anchored hearing aids, vibrator is implanted surgically into the temporal bone and the sound is transmitted directly through the bone to cochlea, right। इसके बाद लास्टली बेटा आता है कॉकलियर इम्प्लांट। ये बहुत नई डेवलपमेंट है और ये पुरानी नहीं है, अभी मॉडर्न जो है डेवलपमेंट है और लगाए जा रहे हैं कोक्लिया के इम्प्लांट। कोक्लिया का इम्प्लांट बिल्कुल कोक्लिया के जैसे काम करता है। ये साउंड वेव्स को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और उस इम्पल्स को कोक्लियर नर्व को दे देता है और कोक्लियर नर्व ऊपर हाई सेंटर्स में लेके जाती है। यही काम था कोक्लिया का भी। This cochlear implant is composed of these components: number 1 microphone, number 2 speech processor, number 3 transmitter coil, number 4 receiver coil, number 5 the electrodes। कोई ज़रूरत नहीं है ये इनकी प्लेसमेंट याद करने की, सिर्फ अगर इतना भी पता हो कि ये कंपोनेंट्स हैं और क्या काम करते हैं, दैट्स इनफ। माइक्रोफोन का काम होता है साउंड को रिसीव करना बाहर से और इसको आगे ट्रांसफ़र कर देना स्पीच प्रोसेसर के पास। ठीक है, स्पीच प्रोसेसर क्या करता है, माइक्रोफोन से साउंड वेव्स को लेता है और साउंड को एनालाइज करता है। ठीक है, और उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस बना के ये स्पीच प्रोसेसर क्या करता है, आगे ट्रांसमीटर कॉइल को सेंड कर देता है। ट्रांसमीटर कॉइल क्या करता है, उन साउंड वेव्स को स्पीच प्रोसेसर से लेता है
और उन साउंड वेव्स को साउंड एक्चुअली इम्पल्सेस को रिसीव करता है स्पीच प्रोसेसर से, और स्पीच प्रोसेसर से रिसीव करने के बाद ये ट्रांसमीटर कॉइल क्या करता है, इट एक्चुअली ट्रांसमिट्स द इम्पल्सेस टू द इंटरनल रिसीवर कॉइल। ठीक है, फिर इंटरनल रिसीवर कॉइल क्या करता है, दिस इंटरनल रिसीवर कॉइल एक्चुअली रिसीव्स द इम्पल्सेस फ्रॉम द ट्रांसमीटर कॉइल, and after receiving the impulses from the transmitter coil, this receiver coil which is implanted under the skin receiving signals from the transmitter coil sends it to the electrodes, और electrodes क्या करते हैं, उन impulses को आगे भेज देते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स ऑफ द कॉक्लियर नर्व, और फिर कॉक्लियर नर्व जो है ऊपर जाती है आपके ब्रेन के पास। माइक्रोफोन ने क्या किया, साउंड को रिसीव किया, ठीक है, और आगे स्पीच प्रोसेसर को भेज दिया। स्पीच प्रोसेसर ने क्या किया, उन साउंड वेव्स को एनालाइज करके उसकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बना दी। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बना के कहाँ भेज दी, ट्रांसमीटर कॉइल के पास भेज दी। ट्रांसमीटर कॉइल ने क्या किया, उन इम्पल्सेस का आगे रिसीवर कॉइल के पास भेज दी। रिसीवर कॉइल ने क्या किया, इलेक्ट्रोड के पास भेज दिया। इलेक्ट्रोड ने क्या किया, कॉक्लियर नर्व के पास भेज दिया, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। सही है, चल सो या वी आर ऑलमोस्ट देयर। जो बेटा कॉक्लियर इम्प्लांट है ना, या cochlear implant is indicated in patients having just a second, yeah, cochlear implant is indicated in patients having bilateral profound deafness with no measurable speech discrimination. So वैसे तो हम hearing aids का इस्तेमाल करते हैं, इम्प्लांट बहुत महंगा होता है और सिर्फ इंडिकेटेड होता है जब पेशेंट को बायलेटरल और प्रोफाउंड डीफनेस हो, कंप्लीट डीफनेस हो। इट इज़ मोस्ट यूजफुल इन पोस्ट लिंगुअली डीफ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। पोस्ट लिंगुअल जो डीफ एडल्ट्स होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि आप देखें ना, पोस्ट लिंगुअली का क्या मतलब है, एक बच्चा है 1 साल का था, 2 साल का था, 3 साल का, अब 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, और अब वो कंप्लीट उर्दू बोल लेता है। ठीक है, उसका लिंगुअल सेट हो गया है। ठीक है, वो कम्प्लीटली अच्छे से उर्दू बोल लेता है, उसकी स्पीच सेट हो गई है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट लिंगुअल चिल्ड्रन। सही है, पोस्ट लिंगुअल जो डीफ एडल्ट्स या चिल्ड्रन होते हैं, दैट इज़ वेयर द हियरिंग लॉस अकर्स आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ द स्पीच, तो उन केस में भी ये कॉक्लियर इम्प्लांट बड़ा अच्छा साबित होता है। यानी कि फ़र्ज़ करें आज बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद ये 6 साल की उम्र है, इसमें इसने अच्छे से उर्दू बोलना सीख लिया, और 7 साल की उम्र में क्या हुआ, इसको हियरिंग लॉस हो गया, तो ये बच्चा पोस्ट लिंगुअल हुआ ना, इसने अपनी लिंगुअल बना ली थी, स्पीच बना ली थी। सो इस केस में भी ये कॉक्लियर इम्प्लांट बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और जो प्री लिंगुअली डीफ एडल्ट डीफ चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि 6 साल से पहले, यानी कि अभी लिंगुअल सेट नहीं हुई, उसने स्पीच नहीं सीखी, अभी तक बोलना नहीं सीखा, वो उर्दू नहीं बोल पाता, सो जो प्री लिंगुअली डीफ होते हैं उनमें भी कॉक्लियर इम्प्लांट बड़े सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन जो कंजेनाइटली डीफ एडल्ट जो डीफ चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि पैदा होते साथ ही वो डीफ था, तो उस केस में शायद कॉक्लियर इम्प्लांट इतने इफेक्टिव ना हो। दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा दिस चैप्टर ऑफ द ऑडिटरी रिहेबिलिटेशन। थैंक यू सो मच। क्लास डिसमिस्ड।